आज भी भारत का ब्राह्मण मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श मानता है। इसलिए यह मत कहिए कि हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये जो झूठ बोला गया ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार किया है, वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव को आपने अपना नैरेटिव बना लिया। अंग्रेज रहे 200-250 साल, उससे पहले मुगल रहे, ब्राह्मणों के पास कहां सत्ता थी भाई? कहां अत्याचार कर दिया हमने? और अगर हम अत्याचारी थे, आज की डेट में ओबीसी और दलितों की बात अगर की जाए, हम इतने ही बुरे थे और ब्राह्मण को इतनी ही नफरत थी दलित से, तो वाल्मीकि रामायण हर के घर में रखी हुई है, वही अंतिम है, वही पूजी जाती है। इसलिए यह नहीं कह सकते कि जिन नैरेटिव्स को आपने सुन लिया है, आप उन्हीं नैरेटिव को चला रहे हैं। इसलिए जो काम जिसका था वो नहीं किया ईमानदारी से, और बिचौलिए बीच में आ गए। उस कारण आज तक आपने 70 सालों में अपने सीने पे हाथ रखिए, अपने स्वार्थों से ऊपर उठिए और एक बार सोचिए कि आपने कब हिंदुस्तान में सत्ता चुनते वक्त ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, महादलित, गैर पिछड़ा, यही सोच के आपने वोट दिया 70 साल तक। इसलिए अगर सुधार शुरू हो गया है तो दोबारा से कुछ लोग उस एजेंडे पे ले जाना चाहते हैं, उनसे चेतन रहिए, उनसे अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। बहुत सारे लोग अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कहते हैं कि 2014 में हिंदूवादी सत्ता में आए। आधा सच है। 2014 पैदा इसलिए हुआ कि आपने पहली बार सनातनी हिंदुओं के वोट दिया। लोगों ने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी हो गया हो, लोग परेशान हो गए हो। जितना जोर से आपके ऊपर आरोप लगाया गया, क्योंकि हमारे बारे में, हमारे समाज सनातनियों के बारे में कहा जाता है ये बहुत जल्दी में है, सब कुछ अभी चाहते हैं, एक ही दिन में चाहते हैं। शायद ये देश जिन परिस्थितियों में घिरा हुआ है, जिन संकटों में घिरा हुआ है, उसमें न चीन इसका कुछ बिगाड़ सकता है, न पाकिस्तान बिगाड़ सकता है, न बांग्लादेश बिगाड़ सकता है, न अफगानिस्तान बिगाड़ सकता है, क्योंकि उस विदेशी ताकतों से कहीं ज्यादा 1000 गुना इस देश के अंदर गद्दार है। इस देश को आंतरिक खतरे हैं, आंतरिक दुश्मनों से खतरा है। उसको आप कोई पॉलिटिकल रंग देते, मैं रंग नहीं देना चाहता। आपने मिग खरीदा, मिराज खरीदा, अभी हाल में आपने राफेल खरीदा है। क्या 100 करोड़ हिंदू इस देश के ये नहीं कह सकते अपनी सरकार से? क्या इसके लिए कभी सड़कों पे आप नहीं आ सकते कि फ्रांस से आपने पैसे देकर के राफेल खरीदा है? जो फ्री में उन्होंने जिहादियों के खिलाफ कानून बनाए वो तो ले लो यार, वो फ्री में मिलेगा, बगैर पैसों के मिल रहा है। इसलिए राफेल भारत देश को बचा सकते हैं, राफेल भारत राष्ट्र को नहीं बचा सकते। बहुत बातों में संविधान का जिक्र किया जाता है। हम पे आरोप लगते हैं कि जैसी कोई सरकार आती है जिसको राइट विंगर कहा जाता है, राष्ट्रवादी कहा जाता है, सेकुलर के खिलाफ लड़ने वाले कहा जाता है, आरएसएस के पिट्ठुओं की सरकार आ गई है, विश्व हिंदू, ये तमाम नैरेटिव किए गए, आप फौरन अपने आप को अपोलोजिस्टिक महसूस करने लगते हैं। आपको ये कुंठा क्यों होने लगती है? हाँ, हम हैं राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादियों की सरकार आई है, हिंदुओं की सरकार आई है, तकलीफ किसे है?
संविधान नहीं बदला था। जब भी ये सरकार में आते हैं, ये देखिए गॉडसे के लोग आ गए, अब ये संविधान बदल देंगे, ये ब्राह्मणवादी लोग आ गए, ये संविधान बदल देंगे। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जवाब देने की क्षमता रखिए। भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का संविधान 1950 में लागू हुआ, तब भी ये कहीं दूर दूर तक नहीं थे। मात्र 24 साल में आपको याद दिलाना पड़ेगा, एक एक को याद दिलाना पड़ेगा। सड़कों चौराहों पे ये युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा, ये नैरेटिव का युद्ध है। इसलिए आप याद रखें, सवाल पूछें कि 1950 में बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी 24 साल में कि आपने रात के अंधेरे में 1976 में उसमें एक शब्द घुसेड़ा, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। आपने तो बाबा साहब के संविधान को यह साबित किया कि यह सेकुलर नहीं है। 1976 में आपने उसको एक पट्टी लगा करके कहा कि अब यह सेकुलर हुआ है। इन्होंने नहीं बदला विचार, ये तो बदलने की बात ही नहीं कर रहे। वो जब बदलेगा बदलेगा, लेकिन मेरी आपकी जिम्मेदारी है, आप पूछिए ना, आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की संविधान की धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 कहती है कि देश में जो भी है, जो भारत का नागरिक है, भारत का सिटीजन है, सब बराबर हैं। यही कहती है। उस वक्त ना आरएसएस थी, ना बीजेपी था, ना बजरंग दल था, कोई नहीं था जिससे डर के मार के कुछ कर दिया हो। जब आपने भारत के संविधान में धारा 14 दे दी और कह दिया कि सब बराबर हैं, और ये उस वक्त की बात है कि जिन्हें हम बराबर कह रहे थे, उन्होंने 11 लाख लोगों को मार करके पाकिस्तान बनाया था और वो यहीं रह गए। लेकिन आपने क्या किया? ये सवाल सबको पूछना चाहिए। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, डिबेट तो करें, लोगों से बातचीत तो करें भाई, कि हर आदमी संविधान से बना हुआ है, हर आदमी अपने उस दायरे में बना हुआ है कि हम बात ही नहीं करेंगे। तो जब आपने धारा 14 दे दी, तो फिर धारा 30 कैसे आ गई इसके अंदर? धारा 30 क्या है? आप सोचिए कि वो जो लोग हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं, ये इतने बड़े भस्मासुर बने कैसे? आपने बनाया है, हमारी चुप्पी ने बनाया है, हमारे मक्कार लीडर्स ने बनाया है। ये उसमें आर्गुमेंट दिया गया, एक तो वो जो मक्का में पैदा हुए थे, निहायती मक्कार, नंबर 1 का जाहिल, ना स्कूल में गया, ना कॉलेज में गया, ना विश्वविद्यालय में गया, लेकिन इस देश के एक विजनरी प्रधानमंत्री को, जिसके पास डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा आदमी हो, जिसके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा आदमी हो, आजाद भारत में यह कलंक हम सबके माथे पे है। आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री मक्का में पैदा हुआ 1888 में। 1902 में उनके वालिद साहब उन्हें बंगाल लेके आ गए। 1906 में मुस्लिम लीग बनी। कहीं नहीं गया सिवाय मदरसे के। वहां पे वैसे भी पढ़ने का तरीका हिल हिल के पढ़ते, जिससे कोई चीज रुकती नहीं है। यहां 98 तक, जब तक उनको मरहूम नहीं हुए तब तक बने रहे। पूछा नहीं किसी ने कि भाई ये तो बताओ यार, कुछ तो पढ़े लिखे हो, आजाद भारत के शिक्षा मंत्री बन रहे हो, या तो अकाल पड़ गया हो भारत में पढ़े लिखे लोगों का? ऐसा तो नहीं था। ताज्जुब यह है, वहां से लेके अब तक वो 14 में फुल स्टॉप लगा है। 6 मुसलमान भारत के शिक्षा मंत्री रहे। कुल मिला के 70-72 सालों में 30 साल। लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुसलमान शिक्षा में बहुत पीछे हैं।
शिक्षा में पीछे नहीं है। ये जहालत की टोपी जब तक नहीं उतरेगी, एंटीना ठीक नहीं होगा। इसलिए सच बोलिए, सच का सामना कीजिए। और आप तो इतनी जल्दी में हैं, 1000 में से 700 ईमेल ऐसे आते हैं, मोदी तालिबानों पे हमला क्यों नहीं कर रहा है? मैंने कहा ज्यादा खाना खा लिया क्या? अब आप सोचिए, हम इतनी जल्दी में हैं कि पूरी दुनिया की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे यहां जो बेचारा ईमेल हमको करता है वो कहता है आप मोदी से बात करिए, जैसे मोदी मुझसे बात करने के लिए बैठा बेचारा। हम तालिबान को भी समाप्त कर देना चाहते हैं, कश्मीर भी ले लेना चाहते हैं। ऐसे लग रहा है घर में कोई कटोरी प्लेट लेनी है हमको। इसलिए अपनी ताकत को अननेसेसरी जाया मत कीजिए। आपने कम से कम 700-800 सालों के बाद आपने अपने होने का एहसास किया है। इसलिए जैसे ही आपको एहसास हुआ कि हम कौन हैं, आपने गुलामों के गुलामों की गाली सुनी। आपके ऊपर तो गुलाम वंश भी यहां राज करके चला गया। और कुछ भी नया नैरेटिव नहीं देना है। यह अगस्त का महीना अभी खत्म नहीं हुआ, 21 तारीख की डेट मुझे याद है, 1921। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद होगी कि नहीं होगी। टर्की के अंदर एक मूवमेंट चल रहा था, उसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। अब आज तक मेरे दौर में मैं देखता हूं कि सनातनियों की पीढ़ी कंफ्यूज है। वो खलीफत था, खिलाफत खलीफा से निकलता है, और खलीफा जो है वो सीधे प्रॉफिट का नॉमिनी होता है, अल्लाह का नॉमिनी होता है। टर्की में यह चल रहा था। हमारे देश में एक मूर्ख राजा, जिनको कुछ पता नहीं था, 2 मक्कार मुसलमान वो आए और गांधी जी को समझा दिया। गांधी जी की कुछ समझ में आता था नहीं। नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, मैं अपनी बात तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। भाई, महात्मा गांधी से मेरी कोई खास रिश्तेदारी नहीं है, न दुश्मनी है। उनको समझाया गया मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना जौहर अली ने, कि देखिए साहब, ये जो टर्की के अंदर खलीफा की हुकूमत को स्थापित करने की बात चल रही है, अगर हम भारत के मुसलमानों का दिल जीतना चाहते हैं तो हमें खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने भी आओ देखा ना ताओ देखा और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। यानी क्या कंट्राडिक्शन है। टर्की में कह रहे हैं कि एक डिक्टेटर की, जो इस्लामिक डिक्टेटर है, एक खलीफा की हुकूमत है जो शरिया से चलेगा, जिसमें आज के आधुनिक दौर की ना कोई डेमोक्रेसी होगी, ना उसमें कोई इंस्टीट्यूशन होगा, वहां तो वो कह रहे हैं कि हम खिलाफत को सपोर्ट करते हैं, और अपने यहां लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और चलाइए। और क्योंकि हमारे यहां लोगों को बगैर जाने शेर व शायरी पे ताली बजाने का बहुत शौक है, आपको बिना शेर समझे ही शेर आप ताली बजाने लगते हैं। लोग आपके मुंह पे आपको गाली दे रहे हैं और आप कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। मेरे भाइयों, कोई जरूरी नहीं है कि गजल आपकी समझ में आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि कव्वाली समझ में आ जाए, शेर व शायरी समझ में आ जाए। और समझ में नहीं आएगी, इससे आपका भौतिक और जो आपका बौद्धिक विकास है वो कोई कम नहीं होगा। ये अच्छे दिखने की और ये बताने की कि हम भी जानते हैं ताली बजाना, ताली सही समय पे बजाओ यार।